हेलो एवरीवन। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है पार्ट 4 आप कह सकते हैं इसको, वैदिक सभ्यता का, वैदिक कल्चर का। और लास्ट में हमने थोड़ा सा स्क्रीन को आने में समय लग रहा है। चलिए आ गई स्क्रीन। थोड़ा सा इस सिस्टम में पता नहीं क्या इशू आ रहा है कुछ दिन से, इसको थोड़ा चेक करेंगे। चलिए देखिए, आज का सेशन जो है हमारा, हमने लास्ट तक हमने पूरा प्रॉपरली देख लिया था, क्या क्या चीज़ों को रिविज़न कर लेते हैं। रिवीजन के तौर पे मैंने बताया था कि आपका जो किंग हुआ करता था, जिनको गोपति कहा जाता था। गोपति कहने का एक तात्पर्य था बस कि मतलब गऊ कैटल के तौर पर धार्मिक रूप से पूजी जाती थी, पूजा की जाती थी, इसलिए उनको गौपति। कोई भी नाम देखेंगे आप वैदिक कल्चर में, सबके नाम ऐसे देखने को मिलते हैं। फिर मैंने बताया था किंग हुआ करते थे, उनके प्रोटेक्शन में आप पुरोहित को कह सकते हैं, पुरोहित हुआ करते थे। बगल में जो इनके एक प्रोटेक्शन में एक और व्यक्ति को कह सकते हो, क्षत्रिय हुआ करते थे, जिनको सेनानी कहा जाता था। दो सभाएं हुआ करती थी, एक का नाम था सभा एंड दूसरी का नाम हुआ करता था आपका समिति। समिति में आपके सारे लोग हुआ करते थे, इसमें आपके एक्सपीरियंस लोग हुआ करते थे। मैंने बताया था पुरोहित का मेन तात्पर्य क्या था, कि पुरोहित जो हुआ करते थे वो इसलिए बनाए गए थे कि आपके कुछ एडवाइस देने के लिए। सेनापति इसलिए मतलब कह सकते हैं सेनानी या क्षत्रिय इसलिए थे कि जो कोई युद्ध हो रहा अगर हो जाता तो उसके लिए वे प्रोटेक्शन में खड़े रहे। ये चीज़ें हमने ढंग से समझ ली थी। फिर मैंने बताया था कि एक तरीके से कबीलों को अलग अलग तरीके से रखा गया, जिनको पंचजन नाम दिया गया था, वो हम बात कर चुके थे। एक का नाम था मत्स्य, दूसरा का नाम भारत, तीसरा पुरुष, चौथा अनु, पांचवा यदूस और छठा हमने बात की थी तुर्वसा। ठीक है, तुर्वशा हो गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि क्या था। वैसे अगर हम बात करें मैन पावर के बारे में, जो आपके इस सभ्यता में देखने को मिलती है, मतलब सुप्रीम पावर देखा जाए तो पुरुष हुआ करते थे उस जमाने में भी। और महिलाएं, ऐसे बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी थी उनकी, हर तरीके से उनको बराबरी का अधिकार दिया जाता था, कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं थी। पर फिर भी पुरुष कहीं ना कहीं वो एक सुप्रीम पावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये देखने को भी देखिए कहाँ से मिलता है, जब एक तरीके से जो इनके यहाँ बेटा हुआ करता था। वैसे अगर हम बात करें बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं हुआ करता, जैसे डॉटर और सन हो गया, कोई डिफरेंस नहीं देखा गया है, कहीं भी वहाँ पर मेंशन नहीं है। पर वहाँ पर एक ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलता है जो जिससे क्लियर होता है कि यहाँ पर पुरुषों की एक थोड़ा सा एज ज़्यादा था महिलाओं के कंपैरिजन में। जैसे अगर हम बात करते हैं, क्या मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष जैसे बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो लड़की को कहा जाता था सुवरी कहा जाता था। इसको लिख लेता हूँ मैंने, सुवीर। ठीक है, सुवीर, ऐसे ये नाम ऐसे लिखा हुआ है, सुवीर। अब इसका देखिए मतलब क्या, सुवीर मतलब एक अलग ही नाम दिख रहा है कि बच्चे के मामले में जैसे अगर लड़का हुआ करता था, जैसे बताया जाता था कि जैसे आपका डिलीवरी के टाइम पे जैसे अगर बेटी या बेटा होना है तो वहाँ पर बताया जाता था कि अनाउंस किया जाता था कि कौन है, तो वो सुवीर। जैसे लड़का हुआ तो सुवीर बताया जाता था। तो ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर कामना भी ज़्यादातर अगर लड़की की जाती थी, पर हाँ कोई भी पार्शियलिटी देखने को नहीं मिलती है। बच्चियों के साथ जो लड़की हुआ करती थी, जो बेटी हुआ करती थी बेबी, उनके साथ ऐसे कोई गलत देखने को नहीं मिला कि उनको अलग अलग एक व्यवहार किया गया और लड़कों को अलग, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी मैंने बोला जो पुरुष एक घर का प्रधान हुआ करता था, मतलब गार्डियन के तौर पे वो सबसे बड़ी छवि कह सकते हैं उनकी हुआ करती थी। एंड सेकंड थिंग ये थी कि उनको क्या कहा जाता था, गृहपति, मतलब ग्रह का सबसे बड़ा, घर का सबसे बड़ा आदमी, उसी को गृहपति कहा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने ढंग से समझ लिया था। बाकी अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति के बारे में, मैंने आपको बताया कि उनकी सती प्रथा के मामले में देख लीजिए आप कहीं भी, वहाँ पर व्याख्या देखने को नहीं मिलती। बाल विवाह इससे देखने को नहीं मिलता है, बहु विवाह वहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, जैसे महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब हो जाए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बात करते हैं इनके एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आपके एग्जाम में आता है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था, आप याद रखिएगा कैटल, जो इनके पशुपालन की जो काम करते थे, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। और ये एसएससी में कई बार आ चुका है। सपोज इन केस अगर आ जाता है एग्जाम में कि कौन सा मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, तो आप लगा लीजिएगा पशुपालन। वैसे एक आपके एग्जाम में आया था कि इनका मेन व्यवसाय क्या था, तो दूध बेचना। दूध बेचना या दूध से ही बेचना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने संपन्न हुआ करते थे लोग कि दूध जैसे अगर उनके लिए मुहैया कराना है, उनको लेना है, तो वो अपने आप उसको कर लेते थे। जैसे उनके पास गाय हुआ करती थी, और गाय से ही ये देखा जाता था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा काव है, वो उसी से देखा जाता था कि धनी उतना ही है। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें कैटल को भी वहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि जिसके पास ज़्यादा कैटल हुआ करते थे तो वो माना जाता था कि एक अच्छे परिवार का है, मतलब पैसे वाले परिवार का है। तो सेम यही कहानी है। पर हाँ, व्यवसाय इनका मेन दूध माना गया था, और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे ही व्यवसाय आ गया तो देखिए, आई चलिए मैं इसको अलग से बताऊंगा, पर फिर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था देखने को मिली। वर्ण व्यवस्था मतलब होती है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक जो
पंडित हुआ करते थे उनको ब्राह्मण बना दिया गया, ठीक है। वैश्य बना दिया गया जो एक तरीके से व्यवसाय किया करते थे, और शूद्र जो सबसे छोटी कास्ट उनको उन्होंने अनाउंस करी, और क्षत्रिय जो लड़ाइयाँ करते थे। मैं भी इसको बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली जिसके बारे में देखने को मिलता है। पर इन केस मैं जैसे बता रहा था कि 99% आपके एग्जाम में आएगा कि इनका मेन मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था पशुपालन, ठीक है। जैसे कैटल को उन्होंने रखना था, फिर दूध वगैरह के लिए उसको प्रयोग करते थे, उसी से उनकी जीवनी चलती थी। पर इन केस अगर आ जाए कि वहाँ पर कैटल या पशुपालन आया ही ना वहाँ पर, और आपके सामने आ जाता है कि बताइए ऑप्शन में वहाँ पर लिख गया एग्रीकल्चर, तो आप कंफ्यूज ना हो, एग्रीकल्चर को 100% राइट लगा के निकल जाइएगा अगर कैटल वाला या पशुपालन वाला सिस्टम वहाँ पर ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। कारण ये कि देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे बहुत छोटे पैमाने पर, क्योंकि देखिए आप जानते हो उस जमाने में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे, अगर एक नॉर्मल आदमी से बोलेंगे कि आप खेती करिए, तो उसको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि पानी चाहिए, खाद चाहिए, हर तरीके से बीज चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो उस जमाने में तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से बढ़िया इनको दिखता था कि भाई कैटल है हमारे पास, दूध वगैरह हम ले ही रहे हैं, और फल फ्रूट हम खा ही लेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्या चीज़ें ये सेवन करते थे, बाकी हम मीट मांस खाते थे ये लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं कि पहली बात एग्रीकल्चर हुआ करता था, तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर के मामले में हुआ करता था इनका। तो एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिलता है, इनका देखा जाता था वीट, जिसको कहते हैं गेहूं, ठीक है। गेहूं इन्होंने इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद था इनका बार्ले, जिसको इंग्लिश में तो ये कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं जौ, हाँ जौ कहा जाता है इसको, ठीक है, जौ। और ये आपके एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनकी मुख्य जो फसल हुआ करती थी क्या हुआ करती थी, जौ हुआ करती थी। बाकी अगर आप बात करें सब्जियां, वेजिटेबल्स भी ये खाते थे। वेजिटेबल्स में बात करें फल फ्रूट, ये फ्रूट वगैरह खाते थे ये, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो खाते थे, पर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जौ। ये आपके एग्जाम में आ रखा है कि सबसे ज़्यादा ये सेवन किसका करते थे, जौ का, फसल भी इसी की करते थे। हालांकि गेहूं से भी अवेयर थे ये, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाय का दूध पिया करते थे। गाय का मीट के बारे में बात करते हैं कि जो गाय की मीट हुआ करती थी, खाया करते थे कि नहीं खाया करते थे, तो गाय का मीट नहीं खाया करते थे, बिल्कुल नहीं। धार्मिक रूप से सबसे सर्वोच्च माता के रूप में इनको माना गया है, तो इसलिए नहीं खाते थे गाय का मीट। हाँ, पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन केस देखा जाता था, अभी मैं आगे बात करूंगा। जब इनके यहाँ अतिथि आया करते थे, तो अतिथि के लिए ये उनको बोलते थे काउ किलर, उनका नाम दिया गया था इनके द्वारा। मतलब कि उनके लिए ही ये गाय को मार के उनका मांस दे सकते हैं, ये वहाँ पर व्याख्या देखने को मिलती है। मतलब ये कहते थे कि हमारे लिए भगवान है, क्या मेहमान हमारे भगवान है, अतिथि हमारे भगवान है, तो हम उसके लिए हमारा जो सबसे धार्मिक बड़ी आस्था है उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं, मतलब उनका मीट दे सकते हैं। पर ये देखा जाता है अमूमन ये सब होता नहीं था, क्योंकि देखिए मेहमान जो आएगा वो भी इनके कल्चर का, और कल्चर में गाय को सर्वोपरि माना गया है। पर ये व्याख्या थी कि कर सकते थे, इस चीज़ में नहीं है। हाँ, पर और मीट मांस खाते थे तो बिल्कुल खा सकते थे, और जानवरों का मीट मांस खाया भी करते थे। तो ये है कि धार्मिक रूप से ये गाय का मीट मांस का सेवन नहीं करते थे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया खाने वाने के मामले में क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बात करा कि आर्यंस थे, आर्यन जिनको आर्य कहा जाता था, जब ये आते हैं भारत में तो देखिए इनको जो इनका वर्ण था या रंग था, ये गोरे हुआ करते थे, गोरे, इनका रंग फेयर हुआ करता था। और इसी तरीके से जब ये भारत में आए तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा बंजर पड़ा हुआ था भारत, कि एक आदमी भी नहीं था और ये आके सीधे बैठ गए, ऐसा तो नहीं था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे, उससे पहले भारत में लोग थे। तो जब आर्य आते हैं तो ये देखते हैं वहाँ के लोगों को, तो ये देखते हैं काले हैं बहुत भारत के लोग। अगर आप नेटिव्स की बात करेंगे तो कुछ लोग वहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखेंगे काले थे, तो ये थे गोरे। इनको एक तरीके से जाहिर सी बात है, अगर आप रंग रूप ज़्यादातर हम आज के टाइम पे भी देखते हैं कि पार्शलिटी करते हैं लोग आपस में, कि ये उसके साथ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात तो नहीं कहेंगे, मतलब रिलेशनशिप वगैरह इन चीज़ों में आप देखते होंगे। तो इन्होंने ये चीज़ देखी, इन्होंने बोला कि हम आपके साथ कैसे बात करेंगे, ना हम आपके साथ अपनी बेटियों का विवाह करेंगे, ऐसा कुछ भी हमारा आपके साथ नहीं देखने को मिलेगा। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का व्याख्या यहीं से शुरू होती है, और जो आज तक चली आ रही है अगर हम उस तरीके से देखें। बाकी हालांकि तो वैसे बहुत ख़त्म हो गई है वर्ण व्यवस्था, तो आप देखेंगे तो हमारे देश में तो बहुत कम है। पर अगर आप और कंट्रीज़ में जाएंगे, यूएसए चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, आप अमेरिका सॉरी यूके चले जाइए, आज भी आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। काला गोरा में मतभेद किया जाता है, तो सेम यहाँ पर देखने को मिलती है। यहीं से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, उसको अलग कर दिया कि कैसे तरीके से पुरुषों को क्या क्या जाति में डाला जाएगा। तो जैसे इन्होंने बोला कि जो पढ़ा लिखा होगा तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा, मतलब जिसको वेदों का ज्ञान होगा, जो वेदों को पढ़ सकता है, उसको इन्होंने ब्राह्मण का दर्जा दे दिया। जो राजा की सेवा में सेनानी के तौर पे हुआ करते थे उनको क्षत्रिय की उपाधि दे दी गई,
और याद रखिएगा, जो भी हुआ करते थे सारे आर्य हुआ करते थे। आर्य जो थे ना, इन्हीं का ब्राह्मण इन्हीं में से बनते थे, गोरे हैं। क्योंकि देखिए आप जानते होंगे सवर्ण, सवर्ण कहा जाता है इनको, क्योंकि हम भी सवर्ण हैं, हम भी ब्राह्मण में ही हमारा कुल है अगर उस तरीके से देखा जाता है। पर वर्ण व्यवस्था तो नहीं होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है वो। तो आप देखेंगे कि सवर्ण बोला जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस की जब कैटेगरी मिली थी तो उसमें बोला गया था कि सवर्णों के लिए मतलब जो मतलब रंग में गोरे, सवर्ण मतलब थोड़ा सा सोने जैसा रंग। तो ये इसलिए इन्होंने बोला कि जो सवर्ण बनेंगे वो पंडित ही होंगे और नहीं हो सकता कोई सवर्ण। तो इनके हिसाब से इन्होंने बनाया। सेकंड, क्षत्रिय भी इन्होंने एक तरीके से रंग के रूप में ही रखा, जो लड़ाई वगैरह कर सकते हो तो क्षत्रिय हो गए। सेकंड नंबर पे इन्होंने इसको डाल दिया। तीसरे नंबर पे जो व्यवसाय करते थे उनको इन्होंने वेश्या के तौर पर रख दिया। अब वेश्या कुछ और गलत मत समझेगा, पहले मैं भी सोचता था वेश्या क्या है, इसमें एक तरीके से इसको व्यवस्था की गई है। तो वेश्या हम सोचते कई बार जैसे किन्नर वगैरह, वो सब नहीं है, वो गलत है। चौथे नंबर पे हमारा हो जाता है जो आपका जिसको कहते हैं जो आपका सबसे लास्ट का जिसको कहते हैं शूद्र। मैंने बात करी थी आपको कि शूद्रों के बारे में, शूद्रास इसको कह सकते हैं। हमारे बी आर अम्बेडकर ने लिखा था वायाम अथिस्ट में बात कर रहा हूँ। शूद्रा के ऊपर इन्होंने एक मूवी लिखी थी, वो सॉरी बुक लिखी थी। तो हुवर शूद्रा, हाँ बुक का नाम था हुवर शूद्रास। तो उन्होंने बोला था शूद्र क्या था, इसी के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया था उस बुक के अंदर। तो कहने का मतलब वर्ण व्यवस्था इन्होंने व्याख्या कर दी। तो मैंने बताया आपको कहाँ से शुरू होती है। ये आते हैं, ये गोरे थे, इन्होंने देखा ये काले हैं, इनके साथ हम नहीं रखेंगे क्योंकि नेटिव हुआ करते थे यहाँ के लोग। तो इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है जो 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दी गई। देखिए वैसे जो नेटिव हुआ करते थे भारत के जो लोग थे जो उस समय थे, तो इन्होंने उनका नाम दिया। पहले तो इन्होंने शूद्र बोल दिया, जब मैंने आपको बोला। और इन्होंने बोला देखिए जो शूद्र हैं आप गुलामी करेंगे हमारी, आपको कहीं से भी अधिकार नहीं कि आपको बड़े बड़े पदों में रखा जाएगा, आपको ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता, क्षत्रिय में भी आपको नामात्र रखा जाएगा, आप वैश्य के रूप में भी आपको नहीं रखेंगे, आपको रखेंगे गुलामी के काम में। जो आप गलत जैसे सफाई नाली साफ करना, इन सब चीज़ों में इनको बोला गया। देखिए इनका नाम इन्होंने दशास यहाँ पे लिखा है, दशास, दशाश ऐसे लिखेंगे शायद मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। दशाश ऐसे इन्होंने इस नेटिव को ये नाम रखा गया इनके द्वारा। और इन्होंने बोला कि आप गुलामी करने के लिए ही बने हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इन्होंने एक, मैं यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं डाउनलोड करूँ उस फोटो को, पर नहीं मिल पा रही थी, वो थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आ रहा था। पर मैं जैसे बताता हूँ, जैसे भगवान ब्रह्मा है, जैसे इन्होंने मूर्ति बना दी भगवान की। और इन्होंने बोला कि देखिए जो मुख है, माउथ है जो उनका, वो मुख है हमारा ब्राह्मण के रूप में, ठीक है, ब्राह्मण जिनको पंडित कह सकते हैं हम। सेकेंडली इन्होंने बोला जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स मतलब क्या होते हैं, हाथ, ठीक है, आर्म्स। तो इन्होंने आर्म्स को क्या कहा, हाथों को इन्होंने बोला ये है क्षत्रिय, क्षत्रिय कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जो लेग्स होते हैं वो लेग हो जाएंगे आपके वैश्या, ठीक है, वैश्या लेग्स को। और जो फीट होते हैं आपके, पैर होते हैं नीचे, तलवे होते हैं, उनको क्या बोला इन्होंने, इनको शूद्र बोल दिया। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कि इन्होंने किस किस चीज को किस किस तरीके से प्रदर्शित करा। अभी आपको दिख भी रहा होगा किस तरीके से, कि मुंह, मुंह से मतलब जिसको आज़ादी है पूरी बोलने की और जिसको पूरा तरीके से ज्ञान है सब चीज़ें, तो उसको ब्राह्मण बना दिया। दूसरे इन्होंने क्षत्रिय, आपके आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या है कि आपके हाथ लड़ाई के लिए तो यूज़ किए जाते हैं, तो आर्म्स जिसके वो प्रदर्शित करते थे क्षत्रियों को। फिर उन्होंने लेग्स, मतलब आपको कोई भी जो आपका काम है, सारे जो विषय हमारी एक तरीके से अर्थव्यवस्था का जो मेन है, वो लेग्स के रूप से इन्होंने उसको प्रदर्शित करा। फीट इन्होंने नीचे बता दिया गुलामी की तरीके से शूद्र को। तो ये क्लियर हो गया होगा, यहीं से आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत बार आपसे ये चीजें देखने को मिलती है कि गाय, गाय की मैं बात कर रहा हूँ, गाय, गौ माता हमारी, गाय। गाय का व्याख्या जो ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं 176 बार देखने को मिलता है, जिससे ये अलग ही दिखने को मिलता है कि इनकी अलग ही एक छवि थी। मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से माना जाता था, आज भी माना जाता है, पर उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ जो ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैंने बताया कि गाय को अलग अलग तरीके से देखा गया। जब कोई भी धार्मिक रूप से कोई यज्ञ हुआ करते थे या किसी को उपहार देना है, तो उसमें क्या दिया जाता था, गायों को ही उपहार के रूप में दिया जाता था। मतलब आपने कई पौराणिक चीज़ें देखी होंगी, महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, तो एक उस जमाने में भी ये था कि अगर आप बहुत अच्छे से उनको एक जेस्चर दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्रसन्न है, और गुरु हो चाहे कोई भी हो, उनको गौ माता के रूप में एक दान दिया जाता था, जो बहुत अच्छा माना जाता था, आज भी माना जाता है। पंडितों को अगर आप गाय दे देंगे तो बहुत ज़्यादा मानते हैं कि दक्षिणा के रूप में बहुत मिल गया। तो सेम वही कहानी थी कि गायों को दान के रूप में दिया जाता था। इन्हीं के नाम पे मतलब युद्ध हुआ करते थे, गायों के लिए युद्ध भी हुए। आप समझिए, मैं ऋग्वेद के हिसाब से बात करूँ, आगे हम डिटेल में और समझेंगे। युद्ध हो गए। तीसरी बात अगर हम गायों के बारे में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय हुआ करती थी
उनको ही संपन्न माना जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला माना जाता था, और उसी को जो धनी व्यक्ति था उसको इसी नाम से इन्होंने मेंशन कर दिया, जिसको इन्होंने बोला गोमत। गोमत, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि धनी व्यक्तियों को क्या बोलते थे। मैं आपको शुरू से बोला, गोपति हो गया, गोमत हो गया, इनका नाम किस तरीके से रखा जा रहा है, इसी बेसिस पे रखा जा रहा है कि आपको क्लियर रहे कि गऊ से इनका रिलेटेड है, क्योंकि सारा चीज़ इसी से। मैंने बोला दूध जो था इनका मुख्य व्यवसाय था, गाय का दूध निकालते थे। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, गाय का दूध निकालने का काम भी स्त्रियों को दिया गया था, जिससे एक अलग दिखता है कि उनको एक धार्मिक रूप से भी अच्छा माना जाता था, कि जैसे हमारे में देवी माना जाता है, जो महिलाएं होती हैं तो देवी का रूप माना गया, तो इसलिए कहते थे कि पुरुष नहीं निकालेंगे दूध गाय का, आप भी निकाले महिला के तौर पे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़रूरी पॉइंट कि आपका गाय को क्या कहा गया, वहाँ पर अधन्य कहा गया। अधन्य बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ऐसे लिखेंगे, सॉरी अधन्य नहीं, अघान्य होगा, अघान्य, अघान्य, राइट, ये एन है और ये ए है। अच्छा ठीक है, मैंने ये चीज़ बता दी आपको, और मैंने बताया कि लड़ाई वगैरह होती थी तो इन्हीं के लिए होती है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा जो युद्ध हुआ करता था, लड़ाइयाँ जो गायों को लेकर हुआ करती थी, वो एक तरीके से किस नाम से उसकी व्याख्या ऋग्वेद में देखने को मिलती है, उसको कहते हैं गवशित, गवशित या गवशिति इसको बोला जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा, गवशिति, ठीक है। अच्छा एक मिनट, गवशिति नहीं होगा, शायद गौशिति होगा, ये गौशिति, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से ये ठीक है, गौशिति, हाँ यही कहा जाता था, थोड़ा सा मुझे दिमाग से निकल रहा था ये, ठीक है। तो क्या कहा जाता था, गौशती। और ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं एसएससी जैसे एग्जाम में, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हो सकता है आ जाए। और इसका मतलब ये हुआ करता था गाय की तलाश, गाय की तलाश इसका अर्थ हुआ करता था, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। मैंने बताया कि जो बच्चियां हुआ करती थी, जो लड़कियां हुआ करती थी, वो ही एक तरीके से गाय का दूध निकाला करती थी, उनका एक तरीके से रूटीन था। जो बच्चे घर में लड़कियां हैं तो निकालेंगी, नहीं तो महिलाएं निकालेंगी। उनको कहा जाता था दुहित्री, दुहित्री आपको नाम से भी लग रहा है, दुहित्री मतलब जो दूध एक तरीके से दूध को निकालने का काम करे, दुहित्री, ये कहा गया इनको, ठीक है। ये हमको याद रखना है इस तरीके से। बाकी मैंने बताया था कि देखिए आपको गाय से यहाँ पे पता चलेगा कि गाय का क्या महत्व है। जब अतिथि आया करते थे तो यहाँ तक कि वो अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हो जाते थे कि अगर उन्होंने डिमांड कर दी कि मुझे गाय का मीट खाना है, क्योंकि मैंने बताया आपको गाय का जो मांस हुआ करता था उस समय वह पूरा बैन है, और आप भी देखेंगे हमारे धार्मिक रूप से उसको बिल्कुल गलत माना जाता है। तो ये अगर गाय का आप मांस बोल रहे हैं तो अतिथि ने अगर डिमांड कर दी तो देना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गेस्ट हुआ करते थे उनको एक अलग सा दर्जा ये दिया करते थे, ठीक है। और इसलिए उन्होंने उसको काउ किलर भी कहा, जो इनके गेस्ट या अतिथि हुआ करते थे। और वैसे बोलेंगे तो उसको अतिथि को कहते थे गोहना, गोहना, गोहना इसको कहते हैं कि काउ किलर, कि मतलब इनके कारण ही अगर इन्होंने डिमांड कर दी तो देना पड़ेगा, ये इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेड सिस्टम क्या हुआ करता था, तो देखिए ट्रेड सिस्टम मैंने आपको बता रखा है कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर मतलब ये होता है कि हिंदी में कहेंगे इसको, मेरे को दिमाग से निकल रहा है, वस्तु विनिमय, हाँ वस्तु विनिमय। मतलब कि जाहिर सी बात है उस जमाने में करेंसी वगैरह नहीं हुआ करती थी, और वैसे भी अगर कोई ये मुद्रा भी यूज़ करते थे उसमें गौ माता की फोटो हुआ करती थी, तो यहाँ से भी दिख रहा है कितनी वैल्यू है। और बाकी बात करें कि वस्तु विनिमय मतलब जैसे कि आपको कुछ चीज़ें बड़ी चीज़ों के रूप में ये गोल्ड का यूज़ करते थे, गोल्ड, गोल्ड का यूज़ करते थे। अगर आप बहुत बड़ी चीज़ें जिसका कोई मूल्यांकन करना आसान नहीं है तो उसको गोल्ड के रूप में यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम में। और याद रखिएगा इसी को इन्होंने निष्क नाम दिया, निष्क, निष्क ऐसे लिखेंगे, के है ये, ठीक है, निष्क का नाम इन्होंने दे दिया था। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, उसको मैं आगे अलग डिस्कस करूंगा। वैसे मैं बता दूं ऊपर ऊपर, जिससे आपका रिवीजन हम जब वहाँ पर डिटेल में समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे प्रमुख जो देवता हुआ करते थे वो हुआ करते थे इंद्रदेव, ठीक है, इंद्र भगवान, इंद्रदेव हुआ करते थे। और उनका व्याख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे को हर जगह में, ठीक है। और इसलिए वो उनको क्या कहा गया था, पुरंदर कहा गया था, पुरंदर, पुरंदर इन्होंने उसमें कहा था, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें जैसे और देवताओं के बारे में, तो हमारे अग्नि देवता भी थे। पर अगर हम दर्जे की बात करें तो सबसे बड़े जो सर्वोपरि अगर हम बात करें देवता के रूप में वो इंद्र भगवान थे, और दूसरे में अग्नि देवता को ही
प्राथमिकता सबसे ज़्यादा इनको यहाँ पर देखने को मिलती है कि वो उनको प्राथमिकता देते थे देवता के रूप में, ठीक है। अग्निदेव हो गए। बाकी मैंने आपको बहुत तरीके से बता दी कि याद रखिएगा गायों के बारे में 176 बार व्याख्या देखने को हमें मिलती है। मैंने बताया था युद्ध भी हुए थे इनके। और बाकी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि और इन्होंने पशु वगैरह नहीं पाले, बहुत पशु पाले, जैसे घोड़सवारी भी करते थे, खेलते भी थे, मनोरंजन का साधन भी था इनके पास, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादातर मैंने बताया कि ग्रामीण सभ्यता थी ये, तो ग्रामीण चीज़ों पे ही ये निर्भर रहते थे। बाकी आप याद रखिएगा कि दूध वगैरह का सेवन करते थे, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आगे बताऊँगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये कुछ बर्तन किस तरीके के प्रयोग किया करते थे, तांबे के किस तरीके से, वैसे अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन ये प्रयोग किया करते थे, मिट्टी के। देखिए मिट्टी के बर्तन भी दो तरीके के हुआ करते थे। पहले अगर हम बात करेंगे कि जिस तरीके के इनके बर्तन हुआ करते थे, जिसमें इन्होंने कुछ चित्रकारी की होती थी, चित्रकारी पेंटिंग किया हो करती थी इसमें। और एक थी एकदम सिंपल, अगर उसको बात करें तो उसको कहते थे मृद भांड, गौरिक नाम रखा था इन्होंने, गौरिक मृद भांड, जिसमें कोई भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी चित्रकारी देखने को नहीं मिलती, जो सिंपल तरीके से थे। पर अगर मिट्टी में कोई चित्रकारी देखने को मिल गई तो उसको कहते थे धूसर, धूसर मृद भांड। और इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में भी लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे धूसर, ठीक है। और इसको लिखेंगे गौरिक, ऐसे सी होगा मेरे हिसाब से गौरिक में, तो गौरिक आपका इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी मैं आगे आपको डिटेल में और समझाऊंगा। तीसरा पार्ट में इसको हम जो हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको ख़त्म कर लेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको समझेंगे। देखिए अर्ली वैदिक पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कारण ये क्योंकि देखिए इसमें शुरुआत यहीं से होती है, बाकी फिर इनकी आप इनको रिलेट करने में आसानी हो जाएगी आपको लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि क्या इन्होंने कमियां करी, क्या इन्होंने करा, तो आप इजीली याद कर लेंगे। मेन आपका काम है अर्ली वैदिक पीरियड को पढ़ना, जिसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल। तो इसका सेशन अभी खत्म कर देंगे आज या कल में सेकंड, फिर इसके बाद समाप्ति में चलेंगे। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वाला जो PDF दे रखा है उसको पढ़ते रहें, आप उसको एक बार समाप्त कर लीजिए, जिससे आपको इसको पढ़ने में समान आसानी हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पर वीडियो जरूर देखें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं PDF से सारा कर लूँगा तो वो भी पॉसिबल बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं पेपर को पढ़ता रहता हूँ, जो आपके SSC में कई क्वेश्चन आते हैं नए, उनको देखता हूँ, कुछ नए तो मैं उनको अलग से एक अपने दिमाग में ही फ्रेम कर लेता हूँ या कई जगह लिख लेता हूँ कि ये मैं जब सेशन को लूँगा तो बताऊँगा। जैसे ही हिस्ट्री का बैच समाप्त होता है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्योग्राफी का मैं एंड करूं, और तुरंत उसके बाद फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सारे प्रीवियस ईयर से करेंगे, जो भी आपकी डेली क्लासेस रहेंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दे करूंगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। बाकी अगर आप अभी समय नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर तभी खुद अपने आप लगाते रहें, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।